हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी में पार्ट 4 भू आकृति देखेंगे। भू आकृति इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए, आप लोग भी इसे समझने की कोशिश करिएगा, और जहाँ ना समझ में आए उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बताने की कोशिश नहीं, ज़रूर बताऊँगा। और इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताएंगे। चलिए देखेंगे पार्ट 4 भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति का अर्थ क्या होता है? भू मतलब भूमि। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब भूमि होता है, और आकृति का मतलब आकार होता है। भू आकृति माने भूमि का आकार कैसा है, दिखने में वो कैसा लगता है। यही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। भू आकृति, भू माने भूमि, आकृति माने आकार। भूमि का आकार कैसा है। अब जैसे आप लोग भूगोल, ये किताब क्या है? भूगोल है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी पृथ्वी। ये भूगोल का किताब है। इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और हिंदी में भूगोल कहते हैं। तो भूगोल कहते हैं तो भूगोल इस बुक का नाम रखा गया है। कैसे? ये देखिए यहाँ पे अगर हम यदि भूगोल लिखें, ये देखिए भूगोल लिखे ना, भूगोल। हम इस भूगोल में तोड़े अगर हम इसको, भू और प्लस गोल, हुआ ना भूगोल। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भू मतलब होता है भूमि, गोल माने गोलाकार। गोलाकार जैसे ये, और ये भूमि। भूगोल पढ़ते हैं किस लिए? भूमि, भूगोल का तोड़ते हैं अगर हम शब्द को, तो भू प्लस गोल हुआ। तो भू मतलब भूमि और गोल माने गोलाकार। भूमि कैसा है? गोलाकार है। भूमि गोलाकार है माने धरती। भूमि यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है? भूमि का अर्थ यहाँ पर हो जाता है धरती। इसका अर्थ, अब यही धरती कैसा है? गोलाकार है। ये देखिए, ये समझ लीजिए धरती है, और ये क्या है? गोलाकार है। तो यहाँ पे क्या बोला गया? भूगोल का अर्थ का मतलब क्या होता है? धरती गोलाकार है, इसलिए बोला गया भूगोल। अब भूगोल में धरती के बारे में ही पढ़ना है, भूमि के बारे में ही पढ़ना है। सारे चीज़ भूगोल में ही पढ़ेंगे, धरती के बारे में। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ज्योग्राफी। GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में भूगोल कहते हैं। चलिए अब देखेंगे भूगोल। भूगोल पढ़ेंगे अब हम लोग। वही है यहाँ पर भू आकृति। आकृति का अर्थ होता है आकार, और भू माने भूमि, मतलब भूमि का आकार। और भूमि का आकार कैसा है, अब हम लोग को यही देखना है। ठीक है,
चलिए देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, चित्र बनाओ प्रतियोगिता में हमारे राज्य के विभिन्न जिलों से बच्चे कोलकाता आए हैं। हसन शेख, सोहा गुप्ता, वरुण तमांग, एलिना राय, ऐसे अनेक नाम हैं। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र का चित्र बनाया है। मतलब यहाँ पर चित्र बनाओ प्रतियोगिता में हमारे राज्य के विभिन्न जिलों से बच्चे कोलकाता आए हैं, माने अलग अलग ज़िले से हम कोलकाता में बच्चे आए हैं, और वो जिस जिस ज़िले से आए हैं, जिस जिस क्षेत्र से आए हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र का ड्राइंग बनाएंगे। हम लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, वही यहाँ पर ड्राइंग बनाना है। तो वो लोग जिधर से आए हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं रहता है, उसके घर के पास में पहाड़ है, तो वो पहाड़ का ड्राइंग बनाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिसका नाम था हसन शेख, सोहा गुप्ता, वरुण तमांग, एलिना राय, ये सब क्या है, नाम है जो प्रतियोगिता में आए हुए हैं। अब उन लोग को बोला जा रहा है, आप लोग जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र का चित्र बनाएं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ, प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र का चित्र बनाया। तो अब आगे चित्र बनाया है। देखिए जो वरुण जो है, देखिए कैसा चित्र बनाया है, दिख रहा है, ये वरुण का चित्र है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पहाड़ है, यहाँ देखिए बीच में सूर्य है, यहाँ ये रेलगाड़ी दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वरुण जहाँ रहता है वो जगह पहाड़ी इलाका है, वहाँ क्या है, पहाड़ है, क्या है वहाँ पर, पहाड़ है। और देखिए और भी कुछ लोग हैं जो बनाए हैं सोहा का चित्र। सोहा का चित्र देखिए पीछे, इस चित्र के पीछे देखिए, ये तो आदमी है, ये पेड़ दिखाया है, लेकिन इस चित्र के पीछे देखिए ये एक पहाड़ जैसा दिख रहा है ना। ये चीज़ जो है ना, ये इस तरीक़ा से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस तरीक़ा से यहाँ पर ये वाला चीज़ को देखिएगा आप। फिर यहाँ पर है, अब ये तो इसके पीछे है ना, तो इसलिए ऐसा बनाया, तो इसके पीछे वाला सीन नहीं दिख रहा, तो ये इस तरीक़ा का है। तो सोहा जहाँ से आई हुई है उस जगह का जो क्षेत्र है वो इस तरीक़ा का है। और यहाँ देखिए एक एलिना है, एलिना जो है वो जहाँ से आई हुई है, जहाँ की है वो वहाँ का क्षेत्र का ड्राइंग बनाई है। तो ये देखिए ये हावड़ा ब्रिज है ना, नीचे नदी है, अगल बगल घर इलाका टाइप का बनाई है। तो ये एलिना का ड्राइंग है। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि जो जो जहाँ से आए हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्र का ड्राइंग बनाएं। तो देखिए ये लोग अपने अपने क्षेत्र का ड्राइंग बनाया है, तो इन लोग का क्षेत्र कैसा है, अलग अलग है ना। ये देखिए इसके क्षेत्र में यहाँ पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे दिख रहा है कहीं, माने ऐसा इस टाइप का ज़मीन ऐसा है, इस टाइप का मतलब ऐसा है, ऐसा कैसा है, ऐसा है। और यहाँ पर देखिए ये एलिना जो है ये दिखा रही है कि ये ब्रिज है, अगल बगल घर है, अपना अगल बगल का जो इलाका है घर है, नीचे नदी बह रही है, नदी में एक नाव है, ये दिखाई है। तो यही चीज़ हम लोग जानना है कि पृथ्वी की आकृति में ये कैसा कैसा आकार हम लोगों को देखने को मिलता है। ये लोग देखिए अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग तरह के ड्राइंग बनाए, यानी कि पृथ्वी पर अलग अलग तरह के हम लोगों को देखने को मिलता है आकार। अब उसी आकार के बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है, चलिए देखेंगे। आपके पड़ोस का क्षेत्र क्या इन चित्रों में से किसी जगह किसी तरह का है? हमारे इस पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा भूपृष्ठ सभी जगह एक सा नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं ऊबड़ खाबड़
तरंग जैसा और कहीं नीचा समतल है। पृथ्वी के पृष्ठ के इस भूवैचित्र को भू आकृति या लैंड फॉर्म कहा जाता है। बात को समझिएगा गौर से। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो बताया जा रहा है क्षेत्र, सब अलग अलग तरह के क्षेत्र यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम लोग खड़े होते हैं, देखिए मान लीजिए ये आदमी खड़ा था, आदमी कहाँ खड़ा है? ये धरती पे खड़ा है। ये धरती का जो ऊपरी हिस्सा जिस पे खड़ा है ना, उसी को भूपृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपृष्ठ। तो अगर बोला जाए कि भूपृष्ठ किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसी को भूपृष्ठ कहते हैं। तो वही बात अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे इस पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा यानी भूपृष्ठ जिसको कहते हैं हम लोग, उस भूपृष्ठ पर सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, तरंग जैसा, और कहीं नीचा समतल है। तो यहाँ पर ही देखिए आप, यहाँ पर ही बताया जा रहा है इस बात को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए नीचा समतल है, लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़ा गया है तो यहाँ से ज़मीन ऐसे ही ना गया होगा, इस तरीक़ा से गया होगा, और फिर ये यहाँ पर भी तो इसी तरीक़े से समतल मैदान होगा, यहाँ पे भी आदमी चल रहा होगा। यहाँ पे भी उसी तरीक़े से आदमी चल रहा होगा, इस तरीक़े से। ये हो गया भूपृष्ठ, यही उठ गया है, यहाँ से ऐसे करके उठ गया पूरा, यही उठ गया। इसका मतलब क्या है? देखिए ये भूपृष्ठ है, कुछ दूर तक इधर भूपृष्ठ एकदम बराबर है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोगों को पता चला कि ये ऐसे उठ जा रहा है। कैसे? ये ऐसे उठ रहा है। यही ऐसे जो उठ रहा है ना, इसी को कहा गया है कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा तो कहीं ऊबड़ खाबड़। बोला गया है ना, कहीं ऊंचा कहीं ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब देखिए ये हुआ लाइन, ऐसे ऊपर नीचे उठा, जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं ना, ऐसा ये ऊपर नीचे थोड़ा उठ करके ऊपर नीचे हुआ है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि हर जगह पर जो भूपृष्ठ है वो एक जैसा नहीं है। कहीं नीचा है तो कहीं ऊंचा है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है। तो ऊबड़ खाबड़ जो है ना, ये ऊबड़ खाबड़, इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे तरंग जैसा। ऊबड़ खाबड़ ही तरंग जैसा यहाँ पे बोला गया है। ऊबड़ खाबड़ को क्या कहा गया? तरंग जैसा कहा गया है। और कहीं नीचा समतल है। नीचा समतल का मतलब इस ड्राइंग में देखिए आप लोग, ये पूरा क्या है? नीचा समतल है। जहाँ नीचा और समतल, यहाँ मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका देखेंगे आप लोग, कुछ दूर दूर तक एकदम पूरा समतल बराबर होता है। प्लेग्राउंड देखे होंगे ना, पूरा खाली रहता है, और वहाँ पे आप लोग समझ सकते हो पूरा एकदम सीधे है। तो वही हो गया समतल मैदान। क्या बोला? नीचा समतल। यहाँ बोला गया नीचा समतल। देखिए नीचा समतल मतलब ढलाव एरिया। ढलाव एरिया में देखिए है, तभी तो ये नदी बहते हुए आ रही है, और यहाँ नीचा समतल मैदान है, वही यहाँ पे नीचा समतल कहा गया है। तो भूपृष्ठ जो है कहीं ऊबड़ खाबड़ है, तो कहीं नीचा समतल है, तो कहीं ऊंचा है। अब बोला जा रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ के इस भूवैचित्र को भू आकृति या फिर इंग्लिश में भू आकृति को लैंडफॉर्म कहा जाता है। वही बोला गया, पृथ्वी के भूपृष्ठ के इस भूवैचित्र को भू आकृति कहा जाता है। भूवैचित्र मतलब पूछिएगा आप लोग, तो भूवैचित्र मतलब भू माने भूमि, बताए ना, भू माने भूमि, और वैचित्र माने अलग अलग तरह के जो चित्र हम लोगों को देखने को मिल रहा है,
कहीं एकदम समतल मैदान, कहीं ऊंचा पहाड़ जैसा, तो कहीं नीचा दिख रहा है, तो कहीं तरंग जैसा दिख रहा है। वही अलग अलग तरह का जो हम लोगों को चित्र दिख रहा है ना, भूवैचित्र कहा गया है वही। तो पृथ्वी के पृष्ठ के इस भूवैचित्र को भू आकृति कहा जाता है। और भू आकृति को इंग्लिश में बोले तो लैंडफॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंडफॉर्म, LANDFROM, लैंडफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम लोग अगर बोला जाए कि भू आकृति किसे कहते हैं, कैसे होगा? तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा भूपृष्ठ, ब्रैकेट में कर देंगे, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जिसको भूपृष्ठ कहा जाता है, कहीं ऊंचा है तो कहीं ऊबड़ खाबड़ या तरंग जैसा है, और कहीं नीचा समतल है। पृथ्वी के पृष्ठ के इसी भूवैचित्र को भू आकृति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लैंड फ्रॉम कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। एक मजेदार खेल, चित्र देखकर भूख लग रही है। लग रही है ना? देखिए चित्र को, देखिए बढ़िया से, और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, चित्र को देखकर भूख लग रही है। लेकिन इस मज़ेदार खेल को खेलना पड़ेगा भाई। देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, एक चौकोर कागज को ऊपर की ओर से मोड़कर 3 कोना बनाएं। ध्यान दें, ऊपर की ओर कोण ऊंचा और क्रमशः पतला हो गया है। 2 नंबर, अब इस तीनों कोने कागज के ऊपरी पतले हिस्से को थोड़ा मोड़ दें। अब देखें, ऊपर का वह पतला हिस्सा अब नहीं रहा, बल्कि चपटा और नीचा हो गया। अब देखिए नंबर 3, अब ऊपरी हिस्सा एक तरह से समतल है और कुछ और नीचा हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे बताया गया चित्र के हिसाब से, ये कागज़ है। इस कागज़ में एक ठो बोला गया त्रिभुज ऐसे बना करके 3 कोना बनाए कागज़ पर, और 3 कोना बना करके ये देखिए यहाँ पे 3 कोना बना दिया गया। बनाने के बाद बोला गया कि इसे इतना से मोड़ दें। तो ये देखिए इतना से जब मोड़ दिया गया तो क्या ये नुकीला रहा? ये देखिए पहले तो नुकीला था यहाँ पर, लेकिन जब मोड़ दिया गया तो नुकीला नहीं रहा। अब क्या हो गया? अब ये चपटा हो गया और ये नीचे की तरफ में हो गया, मतलब ऊपर वाला भाग सब नीचे चला गया। यही चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है कि पहाड़ ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऊंचाई, बनावट और विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर 3 तरह के भू रूप दिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप बोलिएगा कि भू रूप क्या है? तो भू रूप माने भूमि का रूप कैसा दिखाई दे रहा है, भूमि का आकृति कैसा है, वही यहाँ पे बोला गया कि ऊंचाई के तरह से, बनावट और विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर 3 तरह के भू रूप दिखते हैं। 3 तरह के भू रूप दिखते हैं। किस किस तरह के? तो भूपृष्ठ का सबसे ऊंचा हिस्सा क्या होता है? पर्वत होता है। सबसे ऊंचा हिस्सा ऐसे बना रहता है ना, तो वो पर्वत है, और वो पर्वत ही सबसे ऊंचा हिस्सा होता है। अब वो पर्वत जो है सबसे ऊंचा हिस्सा हो गया भूपृष्ठ का, और पर्वत से कम माने औसत ऊंचा हिस्सा जो होता है वो पठार कहलाता है। मतलब ये देखिए, ये तो पूरा पर्वत हो गया,
लेकिन ठीक इसी के आधे से जब इस तरीका का आकृति जब कहीं देखने को मिलती है, यही हमारा क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पठार ऐसा ही होता है, ऐसे उठता है और ये ठीक एकदम समतल की तरह ऊपर में रहता है, फिर नीचे की तरफ में ढला हो जाता है, तो यही हमारा पठार हो जाता है। और सबसे नीचा प्रायः समतल हिस्सा समतल मैदान कहलाता है। ऐसे देखिए यहाँ पर सब समतल है पूरा, समतल हिस्सा समतल मैदान कहला जाएगा। तो ऊंचाई, बनावट और विशेषता के आधार पर पृथ्वी पर 3 तरह के भू रूप दिखते हैं। भू रूप 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे ऊंचा हिस्सा पर्वत होता है और औसत ऊंचा हिस्सा पठार होता है। मतलब पर्वत जितना बड़ा है उसका ठीक आधा भाग में जो होता है वो ऊंचा, आधा भाग जो होगा आधा भाग के बराबर जो होता है वो पठार होता है। लेकिन पठार में ये ऊपर में इस तरह का होता है, नुकीला नहीं होता, ये समतल की तरह होता है ऊपरी हिस्सा, तो वो पठार हो जाता है। और सबसे नीचा हिस्सा जो होता है वो समतल मैदान, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। समझ रहे हैं? तो 3 तरह के होते हैं। क्या क्या? भूपृष्ठ 3 तरह के होते हैं, पर्वत वाला हिस्सा और औसत ऊंचा हिस्सा जो पठार होता है, और सबसे नीचा होता है समतल, इसको समतल मैदान कहते हैं। तो पर्वत, पठार और समतल मैदान, ये 3 तरह से पृथ्वी के भू रूप को देखा जाता है। यानी भू रूप, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है भू आकृति, लैंड फॉर्म, ये भू आकृति या लैंड फॉर्म या भू रूप को 3 तरह से हम लोग देखते हैं। कितनी तरह से? 3 तरह से। कौन कौन से नाम से देखते हैं? पर्वत, पठार और समतल मैदान। चलिए आगे देखेंगे। भूपृष्ठ के सभी स्थान एक तरह के क्यों नहीं हैं? भूपृष्ठ पर जो हम लोगों ने देखा कि कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान है, तो ऐसा क्यों है? यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भूपृष्ठ जो है वो सभी स्थान एक तरह क्यों नहीं है। तो वो एक तरह क्यों नहीं है, उस मतलब कि पर्वत और पठार और समतल मैदान ऐसा कैसे बन गया पृथ्वी पर, कैसे बन गया, उसी का जवाब यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। कैसे हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया, कहीं समतल मैदान हो गया, ये ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए देखेंगे क्या है। पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है और कहीं समतल मैदान है। बस यही 3 चीज़ जो है ना पृथ्वी पर है, पहाड़, पठार, मैदान, समतल मैदान, यही 3 चीज़ पृथ्वी पर देखने को मिलता है आकृति के रूप में। अब वो क्यों मिलता है, कैसे बना, यही सब कारण जो है यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। लिखा हुआ यही चीज़ कि भूपृष्ठ के सभी स्थान एक तरह के क्यों नहीं हैं। पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है, कहीं पठार और कहीं समतल मैदान। ये समस्त भू आकृतियाँ मूलतः 2 प्रकार की शक्तियों से बनी हैं। ये समस्त भू आकृतियाँ मूलतः 2 प्रकार की शक्तियों से बनी हैं। कैसी शक्ति, किस प्रकार की शक्ति, जानेंगे किस प्रकार की शक्ति है। और वो शक्ति 2 तरह की है। कौन कौन सी शक्ति है ये देखिए। एक है पृथ्वी के भीतर की भू आंतरिक विधि और दूसरी है बाहर की बाह्य विधि। तो पृथ्वी पर 2 तरह की शक्ति पाई जाती है, 2 तरह की विधि हम लोगों को देखने को मिलती है। कैसी कैसी? तो एक है पृथ्वी के भीतर की आंतरिक विधि। पृथ्वी के अंदर में क्या हो रहा है तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा। लावा सुने होंगे आप लोग, मैग्मा, जो अंदर में पूरा एकदम
रहता है और जब फटता है तो लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। वो क्या है, वो पृथ्वी के अंदर में ये घटना घट रहा है ना, और फट करके ये बाहर आ जाता है। तो ये जब बाहर आता है तो किसके कारण आता है, यही आंतरिक विधि के कारण। अंदर में ही नहीं सब घटना हो रहा है, तो आंतरिक विधि इसी को कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कुछ भी हो रहा है वही चीज आंतरिक विधि कहलाता है। अंदर माने आंतरिक विधि। देखो, पृथ्वी के भीतर की भू आंतरिक विधि और दूसरी है बाहर की बाह्य विधि। बाहर की बाह्य विधि। और जो बाहर में जो घटना हम लोग को देखने को मिलता है, कैसी घटना बाहर में देखने को मिलता है, आंधी तूफान, ये सब क्या है, ये पृथ्वी पर ही ना घटना घट रहा है, लेकिन पृथ्वी के बाहर में हो रहा है। और जो मैग्मा जो था लावा बन करके बाहर निकलता है फटकर, वही आंतरिक विधि है। तो आंतरिक विधि और यहाँ पर बाह्य विधि क्या है, और यहाँ पे उसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे फिलहाल अभी आप लोग समझिए कि पृथ्वी पर दो शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ये भीतर में जो पृथ्वी के होती है वो आंतरिक विधि है, और जो बाहर में होती है विधि वो है बाह्य विधि। सिंपल सा बात है, भीतर है तो भीतर की आंतरिक विधि हो गई, बाहर है तो बाह्य विधि हो गई। ठीक है, आगे देखिए। पता है कि आप जिस भूमि पर खड़े हैं वह स्थिर नहीं है, वह स्थिर नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में निरंतर एक हलचल मची हुई है। यह हलचल ही भूपृष्ठ पर भू आकृति का वैचित्र तैयार करता है। भूपृष्ठ अनेक छोटे बड़े प्लेट, चाय का प्लेट टूटने से जिस तरह टुकड़े होते हैं ठीक उसी तरह से बना होता है। जैसे यहाँ पर भूपृष्ठ अनेक छोटे बड़े प्लेट से बने हैं, तो छोटे बड़े प्लेट जो है, चाय के जो प्लेट होते हैं जैसे टूट जाते हैं और टूट करके ठीक बिखर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरीक़ा से ये हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी पर इसी निर्माण के कारण ही हम लोग को अलग अलग तरीके के भू वैचित्र यानी भूमि पर अलग अलग तरह के चित्र देखने को मिलता है। कहीं पहाड़ दिखता है तो कहीं पठार दिखता है तो कहीं समतल मैदान दिखता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वह स्थिर नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में एक निरंतर एक हलचल मची हुई है। यह हलचल ही भूपृष्ठ के भू आकृति का वैचित्र तैयार करता है। अब अंदर में हलचल मचा हुआ है, वो सब अपने में बोले ना, मैग्मा वैग्मा जो होता है वो सब अपना जब धरती से फट कर जब बाहर निकलता है, तो धरती से फट करके वो अपने आप ही थोड़ी निकल गया, उसके साथ में और भी अलग अलग तत्व अपने में मिले, तो वो अचानक से वहाँ पे फटा, वो फट करके फिर वो बाहर निकल गया। तो वही जो घटना हो रहा है, क्यों हो रहा है, अंदर में कुछ ना कुछ हलचल, हमेशा एक दूसरे से तत्व मिल रहे हैं, एक तत्व दूसरे तत्व में मिल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, उसी में वो अपने आप में प्रतिक्रिया हो रही है, और प्रतिक्रिया के कारण वहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है। और इफेक्ट में क्या दिख रहा है, तो जैसे मैग्मा फट गया और फिर बाहर लावा के रूप में निकल गया, यही है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये प्लेट एक सांद्र स्तर यानी स्टेनोस्फियर के ऊपर तैर रही है। तैरते तैरते ये प्लेट कभी कभी कभार परस्पर एक दूसरे की तरफ सरकते हुए टकराते हैं और कभी दूर सरक जाते हैं। मतलब कभी कभी पास आ कर के टकरा जाते हैं और कभी कभी दूर चले जाते हैं। तब भू आलोड़न की सृष्टि होती है। आलोड़न की सृष्टि होती है मतलब अपने में जब वो टकराएंगे, टकराने से क्या होगा, हलचल मचेगा। वही यहाँ पे अर्थात पृथ्वी के भीतर हलचल होती है, जब वो टकराएंगे ना तभी पृथ्वी के भीतर हलचल होती है।
यह पृथ्वी की आंतरिक विधि है। क्या है आंतरिक विधि? जो ये अंदर में बताया गया तैरते हुए प्लेट कभी कभार परस्पर एक दूसरे से टकराते हैं, सरकते हैं, तो वही जब टकराएंगे और सरकेंगे तो अंदर में जो हलचल मचती है, अंदर में एक तत्व दूसरे तत्व से जब मिलते हैं तब वही चीज़ हम लोगों के अंदर में जब इफ़ेक्ट पड़ता है तभी वो बाहर इफ़ेक्ट को दिखलाता है, बाहर उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हुआ? पृथ्वी के अंदर में सब दुर्घटना घटा। अब यही सब अंदर की घटना जो अंदर में घटा तो यही पृथ्वी का आंतरिक विधि हो गई, आंतरिक घटना हो गया। तो यही हो गया आंतरिक विधि। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसके परिणाम स्वरूप पहाड़, पर्वत, पठार और समतल मैदान सभी प्रकार के भू आकृतियाँ का निर्माण होता है। ऐसे ही होता है ना भू आकृति का निर्माण, टकराने से ही। आंतरिक विधि के कारण ही ये पहाड़ बना है, पर्वत बना है, पठार बना है, समतल मैदान बना है, सभी प्रकार की भू आकृतियाँ का निर्माण होता है। अब देखते हैं बाह्य विधि क्या है। तो बाह्य विधि है नदी, वायु, हिम प्रवाह, समुद्र के लहरों की विधि। इन सभी प्राकृतिक शक्तियों का भू आकृतियों पर निरंतर काम चलता रहता है। ये सब क्या है? ये तो प्राकृतिक घटना है। हवा चलेगा, आंधी तूफान होगा, फिर नदी की लहरें तेज हो जाएगी, वायु तेज हो जाएगा, हिम प्रवाह होगा, समुद्र के लहरों में परिवर्तन आएगा। ये सब बाहरी विधि है, तो ये सब बाह्य विधि में आएगा। और इन सभी प्राकृतिक शक्तियों का भू आकृतियों पर निरंतर काम चलता रहता है। भू आकृतियों पर निरंतर काम चलता रहता है, मतलब भू आकृति किसको कहा गया है यहाँ पर? भू आकृति वही पहाड़, पठार, समतल मैदान, ये क्या है? वही कहा गया कि इन सभी ये जो कार्य हुआ ना, नदी बहने लगेगी, लहर तेज हो जाएगा, वायु, हिम प्रवाह, समुद्र की लहरें भी में परिवर्तन आएगा। और ये सब जब ये बाह्य विधि पर जब परिवर्तन आता है तभी प्राकृतिक शक्तियों का भू आकृति माने पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान पर निरंतर काम चलता रहता है। तो निरंतर काम चलता रहता है मतलब क्या? कि देखिए जैसे आंधी तूफान आया तो पर्वत का कुछ भाग टूट करके नीचे गिर सकता है ना। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि भू आकृति पर निरंतर काम चलता रहता है। तो भू आकृति पर निरंतर काम चलता रहता है किसको कहा गया है? इसी पर्वत, पठार, मैदान को कहा गया है। इससे कभी क्षय कर भू आकृतियों की ऊंचाई को कम कर देती है। क्षय कर मतलब जैसे देखिए पर्वत है, और पर्वत जब मान लीजिए ऊपरी हिस्सा जो जब टूट जाएगी, मान लीजिए बहुत तेज आंधी तूफान आया और आंधी तूफान के कारण जब ऊपरी हिस्सा जो नुकीला हिस्सा किसी कारणवश टूट करके हवा के कारण और माने किसी कारण से टूट करके फैल गई, थोड़ा सा नीचे के तरफ में आ गई, गिर गई, तो वही ऊंचाई में कमी आया। अब जब ऊंचाई में कमी कर देती है, ऊंचाई को कम कर देती है और कभी कभी संचय कर भू आकृति में वैविध्य का सृजन करती है। देखिए मैं आप लोगों को ड्राइंग के द्वारा बताना चाहता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब हवा चल रहा है तेज, एकदम आंधी तूफान जैसा पूरा एकदम तेज चल रहा है, और तेज चलने के कारण ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा किसी कारण बस ये टूट करके गिर गई। जब ये टूट करके इधर से मान लीजिए इधर से बिखर के इधर में आ गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो जब ये इसका ऐसे हो गया तब इसका रूप किस तरह से दिखेगा? मान लीजिए ये इतना दूर जो है ये हवा के कारण, हवा के इफेक्ट के कारण ये ऐसा हो गया, यहाँ से टूट गया, ऐसे टूट करके इधर में आकर के गिर गया, कुछ इधर पर ही गिर गया। तब इसको हम लोग देखेंगे तो किस तरह का दिखेगा? तब ये इस तरह का दिखेगा ना,
क्योंकि इसका ये वाला पार्ट जो था यहाँ पर इतना बड़ा सा, वो तो हवा के कारण ये नीचे के तरफ में गिर गया। मिट्टी विट्टी जो था वो सब नीचे में हो गया, पत्थर टूट करके। तब यही हम लोगों को देखने में क्या परिवर्तन आया ना, यही लाइन यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, बायां विधि वह है नदी, वायु, हिम प्रवाह, समुद्र की लहरें का विधि। इन सभी प्राकृतिक शक्तियाँ मतलब हवा, आंधी, तूफान के कारण भू आकृति माने जो हम पहाड़ पठार और मैदान जो बताएं, उस मैदान पर निरंतर काम चलता रहता है। और आंधी तूफान आएगा तो इसमें कभी कभी क्षय माने कुछ टूट फूट करना, टूट फूट जाएगा। क्षय माने कुछ अलग घटना घट जाएगा, टूट फूट जाएगा, वही क्षय हो गया। क्षय कर भू आकृति का ऊंचाई को कम कर देती है। और कभी वही संचय होकर भू आकृतियों में वैविध्य का सृजन करती है। तो ये लाइन का मतलब देखिए, टूट जाएगा, क्षय कर भू आकृति का ऊंचाई को कमी कर देती है। अब यही जो हम यहाँ पे बनाए हैं, ये देखिए, ये पहाड़ था। ये पहाड़ जब हवा आया था, खूब तेज हवा आया था, एकदम काफ़ी तेज हवा चला था, तब ये भाग टूट गया, ये भाग टूट फूट के बिखर गया, इधर उधर हो गया। तब जब ये टूट फूट के जब बिखर गया तो ये तो अब इसका ऊंचाई इतना ही बड़ा रह गया ना, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो इधर उधर हो गया, इधर उधर गिर गया है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो नहीं है, तब इसका ऊंचाई बस सिर्फ इतना ही कहलाएगा ना, इतना ही ऊंचाई है ना। लेकिन इसका ऊंचाई देखिए, ये ऊपर तक ले गया था, ये टूटने से पहले ये इतना ऊपर तक ले था, लेकिन टूट गया तो बस इतने है ना। तो ऊंचाई में कमी आया ना, वही यहाँ पे लाइन कहा गया है, वही इस लाइन में कहा गया है कि ऊंचाई को कम कर देती है। और कभी वही संचय होकर भू आकृति में वैविध्य का सृजन करती है। और वही कभी संचय हो जाती है मतलब जैसे जो मिट्टी इधर उधर जो गिरी हुई थी हवा, आंधी, तूफान के कारण, वो एक जगह पर जा कर के इकट्ठा हो गई, और इकट्ठा होकर के थोड़ा ऊंचाई में वृद्धि कर दी, ऊंचाई को बढ़ा दी। और ऊंचाई को बढ़ा दी तो क्या हुआ, तब हम लोग को देखने में अब अलग दिख रहा, पहले कुछ और दिख रहा था, अब अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यही चीज़ जो यहाँ पर ये ऐसे हो गया है, अब यही इधर में जो मिट्टी विट्टी है, जो किसी कारण बस यहाँ से हवा उठा है, हवा उठने के कारण ये थोड़ा थोड़ा करके उठने लगा, मिट्टी यहाँ पे आके आने लगा, फिर यहाँ से आकर के ऐसे होने लगा, यहाँ से आकर के मिट्टी, फिर और कहीं से मिट्टी आकर के जमा हो जाएगी। ये जमा जब हो जाएगी तो इसका आकार में वृद्धि हो रहा ना, ये इस तरीका का हो जाएगा। तो यही इस तरीका का हो गया, तो इसमें क्या कहेंगे इसको, वही वहाँ पे कहा गया कि कहीं संचय होगा, माने कहीं से जा करके एक जगह पर इकट्ठा होना। संचय होना मतलब इकट्ठा होना, यही संचय हो करके ये भू आकृति में परिवर्तन कर देती है। तो भू आकृति में परिवर्तन कर देती है, ये परिवर्तन हुआ ना। यहाँ पर पहले इतना ही था, लेकिन अब इतना हो गया। और पहले कैसा था, पहले एकदम पर्वत था, लेकिन ये टूट फूट करके बिखर गई, छोटा हो गया, ऊंचाई में कमी है। तो यही घटना बाह्य विधि के कारण, ये घटना में परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। बाह्य विधि के कारण भू आकृति पर देखने को मिलता है। बाह्य विधि के कारण ही भू आकृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे प्रभाव क्या पड़ा, आंधी के कारण टूट फूट के गिर गया, यही कहीं टूटा फूटा है ही, और कहीं से मिट्टी उट्टी उड़ करके एक जगह पे जमा हो गया, कचरा उचरा सब एक जगह पर जमा हो गया, तब ये एक थोड़ा सा और ऊंचाई बढ़ गया। और ऊंचाई बढ़ गया, इसका मतलब कि ऊंचाई बढ़ गया तो यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिला, वहाँ टूट गया तो वहाँ एक परिवर्तन देखने को मिला। तो यही सब चीज़ बाह्य विधि के कारण ही भू आकृति पर हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक ही रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के वीडियो में आगे के बातों को देखेंगे। और आज यही भू आकृति के बारे में पढ़ना था, भू आकृति के बारे में पढ़ना ख़त्म हुआ। और आगे जो है वो कि पर्वत है, पठार है, मैदान है। अब पर्वत के बारे में, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, पर्वत में अलग अलग तरह के पर्वत भी हैं।
ये सारी बातें को अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और आगे देखने के लिए इस वीडियो में देखिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका हल करूँगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।